तो रिमेम्बर दैट कि ये जो है आपका फोर्थ सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने किया है। आज हम लोग चौथी टेस्ट सीरीज को लेकर के बात करने वाले हैं, और ये जो फोर्थ टेस्ट सीरीज है उसमें शेक्सपियर को लेकर के ज्यादातर बातें होंगी। और शेक्सपियर पर अभी लगातार मैं दो दो दिन और कराऊंगा, या हो सकता है 3 दिन कराऊं, तो इससे शेक्सपियर जो है पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन, पीडीएफ फाइल। आई थिंक कि ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, या कैन एनीवन रिस्पॉन्ड, इज इट विजिबल? सर अभी ब्लैक No, है। sir. Now, sir. Yes, yes. Now, sir, it's Yes, sir, visible. it is visible, sir. Not ओके, clear. इट्स विजिबल। Visible, sir. ये अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी के बैनर तले, और उसमें टेस्ट सीरीज 4 आज हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लाइफ इज अ ड्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइफ इज अ ड्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हम सबको पता है कि यह किससे रिलेटेड है, यह फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि लाइफ इज अ ड्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लाइफ है यह जो है क्या है, ख्वाब जैसा है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि लाइफ ख्वाब जैसा है, ये किसका एग्जाम्पल है? सिंपल सी बात है कि यह किसका है, मेटाफर का एग्जाम्पल है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। तो यू विल कम टू नो कि ये जो क्वेश्चन है ये 2013 या 16 के पीजीटी में पूछा गया था। आई थिंक कि शायद 13 में पूछा गया था, तो वहां से एक क्वेश्चन है। तो 2013 के पीजीटी में पूछा गया कि लाइफ इज अ ड्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि आंसर सी आपका इसमें सही है। और मेटाफर क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, या एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच अ वर्ड और फ्रेज, जिसमें एक वर्ड या फ्रेज लिटरली डिनोटिंग वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को या एक आइडिया को इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर, उसको जो है क्या किया जाता है कि दूसरे की जगह यूज किया जाता है टू सजेस्ट अ लाइकनेस। और उसमें क्या दिखाया जाता है? लाइकनेस दिखाया जाता है कि समान है, जबकि वो समान नहीं होते, लेकिन उनको ऐसा प्रेजेंट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, या किसी जो है क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं आइडिया को लेकर के ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या है, समानता है। तो यू फाइंड दैट कि जब इस तरह की चीजें रखी जाती हैं, जबकि वे असमान है, लेकिन उनको समान दिखाने की कोशिश की जाती है, या उनको एक मान लिया जाता है, तो उस तरह से हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट मेटाफर। इन हिंदी दैट इज रूपक अलंकार, एक रूप जैसा दिखाई पड़ता है। उसके बाद उनका इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर टू सजेस्ट अ लाइकनेस और एनालॉजी बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है? समानता दिखाने की कोशिश की जाती है। तो क्वेश्चन 1 जो है वो मेटाफर से रिलेटेड है, और मेटाफर में मैंने आपको बताया कि यह एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को या आइडिया को ऐसा डिनोट किया जाता है कि वह दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरी चीजों से के समान है। तो दो चीजों के बीच में समानता दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन समानता दिखाने के लिए यहाँ पे ना तो सो वर्ड यूज किया जाएगा, ना लाइक वर्ड यूज किया जाएगा, ना एज वर्ड यूज किया जाएगा, बल्कि दोनों को क्या मान लिया जाता है? एक मान लिया जाता है। जैसे इसमें क्या किया गया, लाइफ इज अ ड्रीम, मतलब लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ और ड्रीम दोनों एक एक जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमें पता है कि लाइफ एक अलग चीज है, ड्रीम एक अलग चीज है। हमें ये भी पता है कि लाइफ भी आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, और ड्रीम भी आपका एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन जो लाइफ और ड्रीम है, उन दोनों को क्या किया गया है, उन दोनों को एक जैसा, कि जैसा ख्वाब होता है, मतलब लाइफ जैसी, लाइफ को ड्रीम के इक्वल दिखाने की कोशिश की गई कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक ख्वाब है, मतलब लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अगर लाइक लग जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। लेकिन जो है मेटाफर में सो का, एस का, लाइक का यूज नहीं किया जाता है, या दो चीजों को समान नहीं दिखाया जाता, बल्कि दोनों चीजों को एक मान लिया जाता है। कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं जो सब के सब मेटाफर के हैं। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल, ये भी आपका जो है क्या है, मेटाफर है। अमेरिका इज मेल्टिंग पॉट, ये भी मेटाफर है। कैमिल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, काफी फेमस है। द वर्ल्ड इज द स्टेज, ये भी मेटाफर है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, ये भी मेटाफर है। हर लवली वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स,
इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चीयर्स, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे टीयर्स का जो है तुलना रिवर से की जा रही है। द थंडर वाज अ माइटी लायन, थंडरिंग का तुलना किससे की गई है? माइटी लायन से। तुलना का मतलब दोनों को समान दिखाया गया है। द विंड वाज अ हाउलिंग वुल्फ, जो विंड है वह हाउलिंग वुल्फ है। तो यू फाइंड कि ये जो चीजें, डांसिंग जी आपने म्यूट नहीं किया है, जो लोग भी हैं वो प्लीज म्यूट कर लें। तो जो विंड है, विंड को कैसे दिखाया गया? हाउलिंग वुल्फ से तुलना की गया। थंडर का जो है किसके माफिक दिखाया गया? ये लाइकनेस है माइटी लायन के थ्रू है। टीएस को रिवर के साथ दिखाया गया है। उसकी लवली वॉइस को जो है कैसे दिखाया गया है? म्यूजिक के साथ दिखाया गया है, म्यूजिक टू हिज ईयर। लाइफ का तुलना रोलर कोस्टर से की गई। ऊपर वाले में जो वर्ल्ड है उसको स्टेज जैसा देखा गया है। कैमिल को शिप के थ्रू देखा गया है। अमेरिका को मेल्टिंग पॉट के एक समान माना गया है। लाफ्टर को म्यूजिक के समान देखा गया है। तो इन दिस वे यू कम टू नो कि व्हाट वर द एग्जांपल आई गिव यू। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे एग्जांपल आपके मेटाफर के हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी जो और फिगर ऑफ स्पीच है उससे आप वाकिफ हैं कि पर्सनिफिकेशन मानवीय अलंकार होता है। उसमें किस तरह से जो है, चाहे डेड ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो या एनिमेटेड या इन एनिमेटेड हो, खास करके मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को कैसे जो है, या abstract आइडिया होता है उसको जो है पर्सोनिफाइड किया जाता है, एक मानव का रूप दिया जाता है। तो यू विल कम टू नो कि पर्सनिफिकेशन में मानवीकरण की आइडियाज को या डेड ऑब्जेक्ट को इट हैज बीन प्रेजेंटेड, वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है? एक कि दे आर बिहेविंग लाइक अ मैन, वुमन और ह्यूमन बीइंग। तमाम उसके एग्जांपल्स हैं कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, जो एक बड़ा फेमस है, कि मौत ने अपना बर्फीला हाथ राजा के ऊपर रखा। फिर है अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर बट वंस, मौका एक बार ही दरवाजा खटखटाती है। तमाम सारी चीजें इस तरह से आप देखते हैं कि पर्सनिफिकेशन में देखने को मिलता है। सिमली बहुत सिंपल सा है कि सिमली में जो है दो वस्तुओं के बीच में समानता दिखाई जाती है और उसके लिए क्या यूज किया जाता है, और उसके लिए जो है यू विल कम टू नो कि वहां पे सो एज लाइक ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और जहां तक बात है मेटाफर का, तो मेटाफर का एक डिफिनेशन ये भी होता है। वह कौन सा डिफिनेशन होता है? यू विल कम टू नो कि जो मेटाफर है उसको इम्प्लाइड सिमली कहा जाता है। मेटाफर को क्या कहा जाता है? इम्प्लाइड सिमली, IMPLIED, इम्प्लाइड सिमली कहा जाता है। मिटोनिमी भी आप वाकिफ है। मिटोनिमी को मैं जो है क्या करूंगा कि अगले जो है सेशन के लिए मैंने रखा है, 3-4 फिगर ऑफ स्पीच में लूंगा, उसमें विद डिफिनीशन और उसके एग्जाम्पल से मैं आपको जोड़ूंगा। क्योंकि जो पर्सनिफिकेशन है सिंपल है, इसको आपको पता है, सिमली भी पता था, हल्का सा मैंने डिस्कस कर लिया है। मिटोनिमी है और जो है आपका कुछ ऐसे और भी फिगर्स ऑफ स्पीच है जो मैं आपको लेकर के उसके साथ आऊंगा पर डे 2 या 3। क्योंकि ऐसा सजेस्ट किया गया था, मुझे लगता है सुनील जी द्वारा कहा गया था कि आप फिगर्स ऑफ स्पीच पर भी बात करिए। तो ये जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए फिगर्स ऑफ स्पीच का, इसके साथ आप जरूर थोड़ा सा एक नजर में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज। ये भी पीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। ये लिटरेरी टर्म का हिस्सा है कि जो सटायर होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो जो सटायर है, यू विल कम टू नो द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज टू मॉर्न, टू अराउज पिटी, टू प्रेज, टू रिडिक्यूल, फॉली और वाइस। आंसर 2 का डी सही है। क्या होता है सटायर? एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम किसी की कमियों को बाहर निकालते हैं, और किस एटमॉस्फेयर में? रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में। फॉली और वाइस का मतलब होता है वीक पॉइंट, उसके अंदर की जो कमियां है। रिडिक्यूल माने एक हास्यास्पद वातावरण में। तो सटायर जो होता है यह एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी आदमी के का जो वीक पॉइंट है, या उसके अंदर जो कमियां हैं उसको एक रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में हाईलाइट किया जाता है, और ये उम्मीद की जाती है कि उसमें यह सुधार आएगा। तो मैंने उसका डिफिनेशन दिया है कि टू रिडिक्यूल फॉली और वाइस, ये इसका आंसर 2 सही है। फिर आगे मैंने लिखा, सटायर इज यूज्ड टू अटैक अ पर्सन, या किसी पर्सन पर अटैक के लिए यूज किया जाता है। एन आइडिया, या किसी आइडिया पर, और बिहेवियर या बिहेवियर पर, दैट यू थिंक इज बैड आर सिली, जिसको हम लोग ये सोचते हैं कि यह बुरा है या सिली टाइप का है। और ये उम्मीद की जाती है कि जब आप उसके ऊपर सटायर करेंगे तो उसमें सुधार की गुंजाइश बनेगी या उसमें सुधार आएगा। तो यह एक पॉइंट है सटायर का जो हमें ध्यान में रखना है।
यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि चौसर ने लाइट सटायर का यूज किया है। लाइट सटायर वह सटायर होता है जिसमें हल्का सा किसी के ऊपर व्यंग किया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की जा रही। तो चौसर के वर्क में जो सटायर है वह कौन सा सटायर है? लाइट सटायर है। लेकिन एक राइटर आते हैं जिनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट, JONATHAN, जोनाथन स्विफ्ट आते हैं। और जोनाथन स्विफ्ट ने क्या किया हुआ है कि जोनाथन स्विफ्ट ने सार्डोनिक सटायर का यूज किया है। सार्डोनिक सटायर क्या होता है? सार्डोनिक सटायर वह सटायर होता है जो किसी के ऊपर व्यंग तो आप करते हैं, लेकिन वह जो है बहुत ही तीखा व्यंग होता है। आप ये समझिए कि बहुत कम लोग उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को क्या कहा, उसको क्या कहा जाता है? सार्डोनिक सटायर। तो लाइट सटायर और सार्डोनिक सटायर, लाइट LIGHT लाइट सटायर, सार्डनिक SARDONIC। चौसर ने लाइट सटायर का यूज किया है। जोनाथन स्विफ्ट जो है, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के टाइम में आते हैं, उन्होंने कई खूबसूरत एसेज लिखे हैं। ब्रूमिस्टिक नाम का उन्होंने एक एसे लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने क्या किया? सार्डनिक सटायर का यूज किया है। तो इन दिस वे यू हैव गॉन विद 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपने कवर किए। नाउ क्वेश्चन नंबर सार्डोनिक थर्ड सटायर है। आपने बताया सर, जी सार्डोनिक सटायर सर। हाँ, सार्डनिक सटायर जो होता है वह एक ऐसा सटायर है जिसमें जो है क्या किया जाता है कि एक तरह से किसी के ऊपर जब आप अटैक करते हैं तो वहां पे रिडिकुलस एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करते हैं, बल्कि क्या होता है कि यू वांट टू क्रिटिसाइज दैट पर्सन। वहां पे कोई रिडिकुलस एटमॉस्फेयर नहीं किया जाता। और सार्डनिक सटायर को जो यूज करने वाले हैं वो कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, JONATHAN, जोनाथन स्विफ्ट, SWIFT। ओके सर, ओके उसके सर। बाद, हाँ उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है। A way of speaking that shows you are joking or that you mean the opposite of what you say is known। करें कि a way of speaking, बात करने का एक ऐसा तरीका, that shows, जो यह दिखाता है, you are joking, कि आप जोक कर रहे हैं, or that you mean, या जो भी आप वहां कहते हैं उसका अपोजिट अर्थ निकलता है। तो उसको क्या कहा जाता है? आयरनी कहा जाता है, सटायर कहा जाता है, मिथ कहा जाता है, या एल्यूजन कहा जाता है? आंसर ए का, आंसर थ्री का, क्वेश्चन थ्री का आंसर ए, ए ऑप्शन ए, दैट इज राइट। आयरनी इसको कहा जाता है। और आयरनी का बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, मैंने कई बार बताया था कि इट्स अ लिटरेरी डिवाइस, यह एक लिटरेरी डिवाइस होता है विच कंटेन्स 2 मीनिंग, जिसमें 2 मीनिंग निकलती है। मीनिंग ऑन सरफेस एक होता है एंड मीनिंग अंडर सरफेस। एक मीनिंग ऑन सरफेस होता है और एक मीनिंग अंडर सरफेस होता है। मीनिंग अंडर सरफेस इज मच इंपॉर्टेंट रादर देन मीनिंग ऑन सरफेस। बल्कि जो मीनिंग अंडर सरफेस होता है, जो सेकेंडरी मीनिंग होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बशर्ते किसके? मीनिंग ऑन सरफेस के। तो यू विल कम टू नो कि जो आयरनी है यह एक वे ऑफ स्पीकिंग है दैट शोज यू आर जोकिंग, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आप जोक भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप जोकिंग करते हैं उसमें जो आप कहते हैं उसका जस्ट अपोजिट निकलता है। जैसे जो है, अगर अगर जो है आपको ये समझिए कि जस्ट आई एम सेइंग कि किसी ने उस पे डाला था, ट्विटर पर किसी ने डाला था कि एक शादी होती है, तो मतलब शादी, एक दूल्हा जाता है तो वो दूल्हा, जैसे गांव में एक प्रचलन है, और वो गांव में क्या प्रचलन है कि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे वहाँ का अपना कल्चर होता है कि दूल्हा जाता है तो बहुत सजा धजा करके। तो उस दूल्हे ने काजल बहुत ज्यादा लगाया, काफी ज्यादा काजल लगाया था, और पूरा आंख उसका काजल से भरा हुआ था, और कुछ काजल का जो उसका स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ हो गया था। तो हुआ क्या कि ट्विटर पे किसी ने लिखा कि कि बहुत स्मार्ट दूल्हा है। अब अगर आप देखेंगे कि वहां पे जो स्मार्टनेस का डिफिनेशन है वह जो है आयरनी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आयरनी वहां पे वह एक जोकिंग, क्योंकि एक ट्रेडिशनल गांव का दूल्हा आया हुआ है, और ऐसे दूल्हे को स्मार्ट नहीं कहा जाता है, लोग नहीं मानते हैं। तो वो जो वहां पे लिखा गया उस पिक्चर के साथ ही, व्हाट अ स्मार्ट ब्राइड, आपका जो है कह सकते हैं कि जो ब्राइड ग्रूम है वो कितना स्मार्ट है। तो इस तरह का जो लिखा गया, इसका मतलब वहां पे आयरनी निकल रही, क्या निकल रही है?
आयरनी ये निकल रही कि बाहर से देखने में वो जोक कर रहे हैं कि यह स्मार्ट है, लेकिन जब आप तस्वीर देखते हैं तो आपको लगता है कि ये तो ट्रेडिशनल पैटर्न का दूल्हा है, या स्मार्ट आज की डिक्शनरी में इसे स्मार्ट नहीं माना जाएगा, या जो लोगों का विश्वास है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। इसके अलावा भी मैंने कई एग्जाम्पल दिया है मैकबेथ में। जैसे आप एक लाइन एग्जैक्ट तो मुझे नहीं आ रहा है, जैसे उसमें कहा जाता है, लेडी मैकबेथ कहती है कि बी सरपेंट अंडर द फ्लावर। तो बी सरपेंट अंडर द फ्लावर की बाहर से देखने में तुम फूल जैसे नजर आओ, लेकिन तुम छुपे हुए सांप होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से तुम इनोसेंट हो, बाहर से देखने में बिल्कुल इनोसेंट नजर आओ, लेकिन जैसे ही मौका Sir, मिले तुम्हें किंग डंकन को डसना है। look like the innocent flower, but be the serpent under it. बट बी द सर्पेंट अंडर इट, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। तो वो जो वहां पे बोला गया है वो चीज जो है कहीं ना कहीं क्या है, वो आयरनी का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जहां पे आप ये देखेंगे कि एक पार्टिकुलर चीज कही जाती है, और वह कौन सा चीज है कि यू हैव टू बी इनोसेंट, या यू 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 हैव टू लुक लाइक इनोसेंट फ्लावर। लेकिन जो सेकेंडरी मीनिंग है वह क्या है कि वह जो है सरपेंट होना चाहिए जो अंडर फ्लावर है। तो सरपेंट का मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू किल किंग डंकन, यू हैव टू मर्डर किंग डंकन। इसके अलावा मैंने एक और एग्जांपल अपने हर लेक्चर में आयरनी को समझाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा कि एक मूवी आई थी शोला और शबनम करके, जो है उसमें गुलशन ग्रोवर विलेन है, गोविंदा हीरो है, दिव्या भारती हीरोइन रही है। अपने जमाने की काफी अच्छी मूवी थी। उसमें आप देखेंगे कि एक सीन है, उस सीन को वहां पे आयरनी बहुत अच्छे ढंग से जो डायरेक्टर थे यूज किए हुए हैं कि गुलशन ग्रोवर क्रिमिनल है और वो देवी की उपासना करते रहते हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ, पॉट लिया हुआ, उस पॉट में फ्लावर्स है, वो देवी को फूल चढ़ाते रहते हैं। तभी उनको 6 पुलिस वाले गिरफ्तार करने आते हैं। तो जब पूजा होती है तो होता है कि पूजा के बाद ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस वाले 6 वहां पे वेट कर रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग पूजा दे विल अरेस्ट दिस क्रिमिनल गुलशन ग्रोवर को। लेकिन गुलशन ग्रोवर क्या करते हैं कि जो पॉट लिए हैं उस पे फ्लावर है, लेकिन उसी के नीचे उन्होंने पिस्टल छुपा करके रखा था। अब पुलिस वालों को तो क्या नजर आ रहा है, पुलिस वालों को तो यही नजर आ रहा है कि मैकबेथ की तरह ये भी इनोसेंट फ्लावर ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन पुलिस को ये पता है वो क्रिमिनल है, लेकिन ऐसा नहीं पता कि पूजा करने की जगह पर भी वो हथियार जैसी चीजें लेके जाती है। तो उसके बाद वहां पर वो क्या करते हैं कि पूजा भी खत्म भी नहीं करते, तुरंत वो पिस्टल निकालते 6 पुलिस वालों को मार देते हैं। तो ये जो सीन है, यह सीन बताती है कि बाहर से देखने में एक मीनिंग निकल रही है कि गुलशन ग्रोवर ने पॉट में फ्लावर रखा है, लेकिन फ्लावर के नीचे वाला जो पिस्टल है वह सेकेंडरी मीनिंग है, वो आयरॉनिकल सीन वहां पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये चीज आपका है। बाकी सटायर का डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया। जो मिथ वर्ड है या ग्रीक वर्ड माइथॉस से आया हुआ है। मिथ जो है फिक्टिटियस स्टोरीज को भी कहा जाता है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता। एक कह सकते हैं फिक्टिटियस है, इमेजिनेटिव है, या और जो माइथॉस वर्ड है मिथ, ये जो है यह प्लॉट को भी इंडिकेट करता है, लेकिन कैसा प्लॉट, जो एक मिथ पर या जो है फिक्टिटियस हो, जो फिक्टिटियस इवेंट को लेकर के बात की गई हो, वह मिथ से रिलेटेड। एक वर्ड है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब होता है पासिंग रिफरेंस। पासिंग रेफरेंस का मतलब होता है कहीं का रेफरेंस कहीं ले जा करके रख देना, या अगर हम कोई लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पता चली कि इस लाइन का रेफरेंस कहीं और से जा करके मिलता है। खास करके इसका यूज टीएस एलियट ने द वेस्ट लैंड में बहुत ज्यादा किया हुआ एल्यूजन का। तो एल्यूजन का एक सिंपल सा डिफरेंस है, वह कौन सा डिफरेंस है, पासिंग रेफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि अब यहाँ से शेक्सपियर को मैंने कवर किया है। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने 3 वर्ड को एक्सप्लेन किया, एक तो आयरनी को एक्सप्लेन किया, एक सटायर को एक्सप्लेन किया था, और एक मेटाफर को एक्सप्लेन किया था। अब जो भी क्वेश्चन था वो शेक्सपियर से रिलेटेड है, और जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है मैथ्यू अर्नाल्ड सेड अबाउट शेक्सपियर इन हिज सोनेट शेक्सपियर। मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपने सोनेट शेक्सपियर में शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर उनके सोनेट का नाम है जो उन्होंने शेक्सपियर पर लिखा था, और यह पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट है। और उसमें वो एक लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर फ्री। यह बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह क्या है, यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है, यह स्टेटमेंट
मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? शेक्सपियर के बारे में दिया गया है। ये सारे स्टेटमेंट आप ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी वे में आपको ये मिलेगा। और यह थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, और जब एक बार डिस्कस हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं कौन क्या कहा है। तो पहला जो ऑप्शन है कि मैथ्यू अर्नोल्ड सेड अबाउट शेक्सपियर, उनका अपना सोनेट शेक्सपियर है जिसमें वो शेक्सपियर को श्रद्धांजलि देते हैं और कहते हैं कि अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन, दूसरे लोग हमारे क्वेश्चन से एवॉइड करते हैं, दाउ आर्ट फ्री, और आपका जो आर्ट है, जो आपका जो आपने लिखा है, जो आपकी कला है, वह फ्री है, उस पर कोई बंदिशें नहीं, कोई इतना बड़ा क्रिटिक नहीं जो आपकी आलोचना कर सके। तो उन्होंने उनको जो है आउट टॉपिंग नॉलेज करके एक फ्रेज यूज किया है, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्टैंड, सेल्फ एग्जामिन जैसे शब्दों का उन्होंने यूज किया इसी सोनेट में। दूसरा स्टेटमेंट जॉन मिल्टन का है। मिल्टन प्रेज्ड शेक्सपियर, मिल्टन प्रेज्ड शेक्सपियर, मिल्टन ने शेक्सपियर की तारीफ की है एज डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। ये भी सही है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जो है जॉन मिल्टन का है। और जॉन मिल्टन ने किसके बारे में कहा है? जॉन मिल्टन ने यह स्टेटमेंट शेक्सपियर के बारे में कहा है, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। मेमोरी डियर सन ऑफ मेमोरी हो रहे हैं, और ग्रेट एयर ऑफ फेम, फेम के वो बड़े महान उत्तराधिकारियों में से रहे हैं। नाउ एल्बर्ट से एल्बर्ट मतलब एडवर्ड एल्बर्ट, जो जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखा, उन्होंने लिखा कि शेक्सपियर इज अनराइवल्ड इन लिटरेचर। शेक्सपियर जो है लिटरेचर में अनराइवल्ड है। अनराइवल्ड की उनका कोई शत्रु ही नहीं है, या वो ऐसे जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो शेक्सपियर इज अनराइवल्ड इन लिटरेचर, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। बेन जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा स्वीट स्वान ऑफ एवन, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद लिखा है बेन जॉनसन रोट अ क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर टू प्रेज हिज ट्रेजिक कॉमेडी। ये गलत है। क्यों गलत है? बेन जॉनसन ने यह क्रिटिकल ऐसे नहीं लिखा, बल्कि किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आंसर ई, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर टू एडमायर शेक्सपियर फॉर स्टार्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ जानरा ऑफ प्ले। एक नया टाइप ऑफ जानरा ऑफ प्ले उन्होंने लिखा, दैट इज ट्रेजिक कॉमेडी। और उसका जो एग्जाम्पल है, ही इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में हम सबको पता है कि उसमें कम्युनल हेटेड फीलिंग्स है, उसमें रेशियल इशू है, शाइलॉक है, एंटोनियो है, पोर्सिया है, बैसानियो है, और आपका जो है जो उसमें लॉरेंजो, और क्या है उसका जो इलोप कर जाती है उसकी बेटी जेसिका जेसिका। जेसिका, और लॉरेंजो का एपिसोड है जो सब प्लॉट में चलता है। मर्सी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया गया, मर्सी सोनेट भी उसी का हिस्सा है। तो यू विल कम टू नो कि वह जो है क्या हुआ, ट्रेजिक कॉमेडी का। और इस ट्रेजिक कॉमेडी के लिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने काफी तारीफ की है इसकी, जो है शेक्सपियर की, और इसके लिए उन्होंने एक क्रिटिकल ऐसे लिखा था, प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो ऊपर के जितने स्टेटमेंट है सब बहुत फेमस है। मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो ऑप्शन रॉन्ग है वहां पे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जगह मैंने बेन जॉनसन रखा, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जहां तक बेन जॉनसन की बात है, मैंने आपको पहले बताया कि बेन जॉनसन जो है जैकोबियन एज के ड्रामेटिस्ट हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर वो रहे हुए हैं। बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से जुड़े हुए थे, उनका प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर रहा था, और द एल्केमिस्ट था, वालपोन था। और इसके अलावा जो है आप ये देखते हैं कि मतलब वो फर्स्ट लाउरिएट पोएट थे, और उनको सन ऑफ, कुछ उनके फॉलोअर्स थे जो अपने आप को सन ऑफ बेन के नाम से उन्होंने उनको उन्होंने एड्रेस किया हुआ है अपने आप को उनके संदर्भ में। फिर उसके अलावा एक और चीज है कि उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो ने जो हीरोइक जो ब्लैंक वर्ड्स यूज किया अपने प्ले में, उसको जो है बेन जॉनसन ने माइटी लाइंस कहा है। अरिजीत सिंह, ये जितनी बार हम लोग रिवीजन कर देंगे थोड़ा सा 2 मिनट में, उतना चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो इन दिस वे यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 दीज ऑप्शंस एंड यू विल कम टू नो कि ये सारी बातें रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने पूरा एक पेज ले लिया है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? इन हिज क्वींस गार्डन रस्किन सेज शेक्सपियर्स कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस नो हीरोज।
ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। अभी तक अगर आप देखेंगे एक ही बात होती थी कि जॉन रस्किन ने यह स्टेटमेंट दिया कि शेक्सपियर की कॉमेडी में केवल हीरोइंस है, हीरोज नहीं। ये बात तो सही है, लेकिन उन्होंने यह स्टेटमेंट कहाँ पे दिया है? अपनी जो है किताब क्वींस गार्डन में दिया हुआ है। किसमें उन्होंने दिया है? क्वींस गार्डन। और रस्किन का मतलब जॉन रस्किन, रस्किन मीन्स जॉन रस्किन। तो एक पॉइंट आपको यहाँ नया मिल रहा है कि ये स्टेटमेंट तो आपको पता था कि जॉन रस्किन का यह स्टेटमेंट है, लेकिन किस किताब में? क्वींस गार्डन में उन्होंने दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, बहुत जो दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, मैंने कई बार डिस्कस किया है। एसी ब्रैडले जो है वो शेक्सपियर की ट्रेजिडी के बड़े क्रिटिक हैं। उन्होंने एक किताब लिखा है शेक्सपियरन ट्रेजिडी, जो 1904 में पब्लिश होती है। तो उन्होंने लिखा, एसी ब्रैडले पेड टाइमलेस ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर बाय हिज बुक शेक्सपियरन ट्रेजिडी। एसी ब्रैडली ने शेक्सपियरन ट्रेजिडी नाम से किताब लिखा, और उन्होंने क्या किया हुआ? उन्होंने उनको ट्रिब्यूट किया हुआ। ट्रिब्यूट मैंने श्रद्धांजलि दिया हुआ। क्या दिया हुआ? श्रद्धांजलि। एक किताब लिख करके, और उस किताब का क्या नाम है? शेक्सपियरन ट्रेजिडी। ये किताब कब आई है? 1904 में आई है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। द बुक केम इन 1904। उसके बाद आप देखते हैं कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में, ये भी अभी हाल ही में मैंने डिस्कस किया था, रिटन बाय चार्ल्स लैम एंड हिज सिस्टर मेरी लैम। या चार्ल्स लैम और उनकी सिस्टर मेरी लैम के द्वारा लिखा गया है। कंटेन्स 20 टेल्स। कितनी टेल्स है? 20 टेल्स है। 4 टेल्स वर रिटन बाय लैम अबाउट द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर, एंड रिमेनिंग बाय मेरी लैम अबाउट द कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1804 यह वर्क है। ये भी पूछा जा चुका है, किसका वर्क है? चार्ल्स लैम और उनकी सिस्टर मेरी लैम का। चार्ल्स लैम ने ट्रेजिडीज के बारे में लिखा, और मेरी लैम ने उनकी कॉमेडीज के बारे में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है ऑप्शन डी, अबाउट किंग लियर, चार्ल्स लैम रोट इट कैन नॉट बी एक्टेड। ये एक नया पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर के किस ट्रेजिडी को लेकर चार्ल्स लैम ने कहा कि इसको एक्ट नहीं किया जा सकता, परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ध्यान से आपको समझना है कि यह कौन सा किंग लियर है। किंग लियर के बारे में उन्होंने कहा कि इट कैन नॉट बी एक्टेड। शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड इन 1609 बाय टॉमस हार्पे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले केम इन 1623 बाय हेमिंगवे एंड कॉन्डेल। बिल्कुल सही है। इन इट ओनली 36 प्लेज वर इंक्लूडेड। सही है। 1 प्ले पेरिक्लिस वर ओमिटेड। ये भी सही है। बट इन सेकेंड फोलियो 1632 इट वॉज इंक्लूडेड। इट का मतलब पेरिक्लिस को इंक्लूड किया गया, और उस समय जो है कितना हो जाता? उस समय प्ले की संख्या 37 हो जाती है। उसके बाद है जी वाला, द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603। शेक्सपियर के जो महान वर्क आए हैं वो 1603 के बाद आए हैं। तो एक अगर देखेंगे कि उनका हैमलेट भी महान वर्क में आता है, लेकिन ज्यादातर मतलब हैमलेट तो 1602 में आया, फिर 1603 में गैप हो गया, लेकिन उसके बाद लगातार चीजें आती हैं, 4 में, 5 में, इस तरह से आप देखते हैं, फिर 6 में और तमाम चीज। तो ये कहा जाता है कि द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वॉज डन आफ्टर 1603। यह एक पॉइंट है जो सही है। क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। बिल्कुल सही है। टीएस एलियट कॉल्ड हैमलेट आर्टिस्टिक फेल्योर। ये भी सही है। इसमें जितने पॉइंट दिए गए ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो ना पूछा गया हो। सारे पॉइंट्स की, हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर केम आफ्टर 1603, तमाम चीजें, ये सब बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। टीएस एलियट कॉल्ड हैमलेट आर्टिस्टिक फेल्योर। बिल्कुल सही है। और टीएस एलियट ने इसी जो आर्टिस्टिक फेल्योर का कॉन्सेप्ट है, ये बात उन्होंने अपने क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में कही हुई है, और उसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया, और कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टेक्निक है, यह जो है शेक्सपियर के हैमलेट में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए उन्होंने इसको आर्टिस्टिक फेल्योर कहा। द सोर्स ऑफ हैमलेट इज टॉमस किट्स स्पेनिश ट्रेजिडी, एंड एज यू लाइक इट टॉमस लॉज रोजालिन। बिल्कुल सही है। डब्ल्यू बी येट्स रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये गलत है। क्यों गलत है? आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो के है वो गलत इसलिए है कि डब्ल्यू बी येट्स ने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नहीं लिखा, बल्कि किसने लिखा? टीएस एलियट ने लिखा हुआ है। टीएस एलियट रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। यह एक क्रिटिकल एसे है,
और ये जो ऐसे था यह कब आता है, यू विल कम टू नो 1919 में आता है, 1919 में आता है। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इस ऐसे में उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया। अब मैं टीएस एलियट से रिलेटेड कुछ बातें कर लूं कि टीएस एलियट एक तो सबसे पहला चीज कि 1888 में अमेरिका के मिसिसिपी में पैदा हुए थे और 1965 में टीएस एलियट की मौत होती है। टीएस एलियट को नोबेल प्राइज 1948 में मिलता है। टीएस एलियट ड्रामेटिस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं और पोएट भी हैं, तीन तरह से उनका योगदान रहा है। टीएस एलियट का जो योगदान ड्रामा में रहा है वो पोइटिक ड्रामा को लेकर के था। उनके ड्रामा में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म है। उनके ड्रामा में आपको जो है ये देखने को मिलेगा कि एक जो जो एक तरह से लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, गुडनेस है, मोरलिटी है, वर्च्यू है, वो चीज देखने को मिलता है। उनकी जो पोइटिक प्लेज हैं वो ग्रीक पोइटिक प्लेज पर आधारित हैं और साथ ही साथ उनका जो पोइटिक प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल है, द रॉक है, कॉकटेल पार्टी है और द फैमिली रियूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, द फैमिली रियूनियन है। इन सबको लेके उन्होंने लिखा है। क्रिटिसिज्म में उनका वर्क है यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द सैक्रेड वुड है। इसके अलावा उन्होंने तीन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे लिखा है। वह जो तीन इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसे है उनमें से एक है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो 1917 में आता है और उसमें उन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी दिया हुआ है। दूसरा जो क्रिटिकल एसे है वह है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, 1919 में आता है। इसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तीसरा जो एसे है वह मेटाफिजिकल पोएट्स है जिसमें उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। टीएस एलियट को जो नोबेल प्राइज मिलता है 1948 में मिलता है। टीएस एलियट का जो मास्टरपीस है पोइट्री में वह आपका जो है द वेस्टलैंड है जो 1922 में पब्लिश हुई है। द वेस्टलैंड में 437 लाइन है, 5 सेक्शंस में डिवाइड है। द वेस्टलैंड की पहली लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। इसके अलावा आप देखेंगे उनकी और पोयम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राग, जीरांशन। जीरांशन के अलावा एक उनका जर्नी फ्रॉम मेजाई या इस तरह से करके उनका एक पोयम रहा है। तो यू विल कम टू नो कि बहुत अच्छी अच्छी पोयम्स उन्होंने लिखे हुए हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है टीएस एलियट को लेकर के हमें बात करनी थी। टीएस एलियट ने अपनी पोयम में मिथ का यूज, सिंबल का यूज और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि एल्यूजन का यूज, उनकी पोइट्री काफी कॉम्प्लेक्स है। और आप देखेंगे कि टीएस एलियट ने को ये कहा जाता है कि वह इनोवेटिव पोएट थे और उनको क्रेडिट दिया जाता है कि ही रिवाइव्ड पोइट्री एंड ड्रामा इन मॉडर्न एज। और यू विल कम टू नो कि इसके अलावा जो टीएस एलियट का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें एक चीज और भी है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को जन्म दिया, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी को जन्म दिया। वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज उन्होंने किया था खास करके ये कह करके कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन escape फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। जहां तक डब्ल्यू बीट्स की बात है, डब्ल्यू बीट्स मॉडर्न एज के पोएट हैं, उनको लास्ट रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। उनको जो है नोबेल प्राइज 1923 में मिला हुआ है। उनकी कुछ पोयम्स है जिसमें जो है लेक आई लाफ इन स्प्री है, द सेकेंड कमिंग है, बाइजांटियम है, सेलिंग टू बाइजांटियम है, लीडा एंड स्वान है और अ प्रेयर फॉर माय डॉटर है। इस तरह से उनकी पोयम में भी सिंबल है, इमेज है, मिथ है, रेफरेंसेस हैं, एल्यूजन्स है। तो ये दो पोएट्स हैं जो मॉडर्न के ग्रेट पोएट्स माने जाते हैं। नाउ यू विल कम टू नो आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया कि फाइंड आउट द मिसमैच्ड विलेन ऑफ सर शेक्सपियर प्लेस। जी, सर हु पब्लिश्ड वीनस एंड एडोनिस? हु पब्लिश्ड वीनस एंड एडोनिस? यस सर। सबसे पहली चीज की मिथलेश जी ये मुझे क्लियर नहीं है किसने जो है, मुझे ये चीज देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज ये है सर कि पिछली बार इस तरह का क्वेश्चन आया है, उनकी पोएम पूछ अगर लिया था 2016 में। अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में हु पब्लिश्ड तो श्योर और सर्टेन उसका ऑप्शन भी उसमें दिया होगा, जहां पे भी आपने देखा होगा उसका, चूंकि सबके पास शिल्पी या जो भी रहा होगा तो वो ऑप्शन वहां पे जो आपने देखा होगा वो रहा होगा, उसे आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। अगर मुझे मिलेगा तो मैं बता दूंगा। दूसरा चीज की ये मैं थोड़ा सा मतलब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट सारे लोगों से है
कि जब जो है स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं तो बीच में और कोई क्वेश्चंस की बात ना हो जब तक कि हम लोग अपनी पूरी बात ना कर लें, क्योंकि फिर वो चीजें ट्रैक से हट जाएंगे। आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि किसने इसको पब्लिश किया Sir, या what is the और भी question, मतलब sir? Who published Venus and Adonis? सबसे Who पहला is चीज the कि अभी इस publisher? पर मिथिलेश जी एंड मोहंती जी डोंट डिस्कस, अभी ये चीज जो है यहाँ पे डिस्कस करने की, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ और चीजें नजर आ रही हैं, हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं। ये चीज जो है क्या किया जा सकता है कि ग्रुप में भी या भी जैसे ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे ओवर होने के बाद भी ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए Yes, बीच में जो भी आपको पूछना है वही क्वेश्चन पूछिए जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अदरवाइज फिर तो इस सीरीज को सॉल्व करने का फिर कोई मतलब नहीं हो, फिर तो हम दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। उसके लिए अलग सेशन रख सकते हैं, अलग टाइम रख सकते हैं डिस्कशन का। अभी जिन मुद्दों पे बात हो रही उसके उससे लेकर के बात किया जाए। बाकी जो क्वेश्चन आपने पूछा है आप मुझे भेज दीजिएगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से कि जब भी टेस्ट सीरीज को डील किया जाए तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो टॉपिक है उसी पर बात करिएगा, बीच में कोई नया क्वेश्चन लेके नहीं आएगा। कोई भी नया क्वेश्चन आप अगर ले करके आते हैं तो आप कब लाइएगा, जब ये टेस्ट सीरीज 10 मिनट 5 मिनट का और मामला जैसे ही खत्म होगा आप सारे क्वेश्चन लेके आइए, मोस्ट वेलकम आपका। लेकिन एक काम पहले हम लोग फाइनल कर लें। फाइंड आउट द मिसमैच्ड विलेन, कह रहे हैं कि इसमें जो मिसमैच्ड विलेन है शेक्सपियर के प्लेस का उसको लेकर के बात करना है। और उसमें क्या क्या है, एक तो प्ले है, विलेन है। अब आप देखेंगे बहुत सिंपल सा है। ओथेलो में जो विलेन है इयागो है, हैमलेट के जो विलेन है क्लाउडियस है, किंग लियर के जो विलेन है एडमंड है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में शाइलाक को माना जाता है। एज यू लाइक इट डॉन जॉन, ये रॉन्ग है। द टेम्पेस्ट में एंटोनियो एंड सिबेस्टियन, बट यू फाइंड कि एज यू लाइक इट का जो डॉन जॉन है यह रॉन्ग है, क्योंकि एज यू लाइक इट है ये आपका कॉमेडी है और उसमें सारी चीजें दूसरे ढंग से चलती हैं। आंसर में अगर आप देखेंगे कि जो डॉन जॉन है, डॉन जॉन इज द विलेन इन शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग, यह मच एडो अबाउट नथिंग की हिस्सा है। और जो इयागो विलेन है, इयागो को जो है द स्पार्टन डॉग के रूप में एड्रेस किया गया है। इयागो जो विलेन है वह शेक्सपियर के ट्रेजिडीज का या जितने भी उनके प्लेज हैं उनमें से सबसे बड़ा विलेन कहा जा सकता है कि वो है। और यू विल कम टू नो कि डॉन जॉन इज द विलेन इन शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग नॉट एज यू लाइक इट। इयागो एन अनरिडीम्ड विलेन इज कॉल्ड द स्पार्टन डॉग। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड आउट द मिसमैच्ड हीरोइन ऑफ शेक्सपियर प्लेस। द टेम्पेस्ट में मिरांडा है, सही है। मच एडो अबाउट नथिंग में बीट्रिस है। ट्वेल्थ नाइट में वायला है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया है। मिजफा मिजर में ईसाबेला है। सिम्बेलिन में ओलिविया, ये रॉन्ग है। हम सबको पता है कि जो ओलिविया है वह किसका हिस्सा है, वह ट्वेल्थ नाइट का है, लेकिन ओलिविया उसकी हीरोइन ना हो करके बल्कि लीडिंग कैरेक्टर है। और जहां तक सिम्बेलिन की बात है तो सिम्बेलिन की जो हीरोइन है उसका नाम है इमोजीन। जो आंसर आपको दिया गया आंसर एफ, इमोजीन इज द हीरोइन ऑफ सिम्बेलिन while Olivia is a leading character in Twelfth Night. Now question number 8, find out the wrong facts in given sentences. Shakespeare in his King Henry V introduces chorus. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये पूछा शेक्सपियर के किस प्ले में कोरस है, तो हेनरी फिफ्थ में शेक्सपियर ने कोरस को यूज किया हुआ है। इन हिज किंग रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर इंट्रोड्यूस्ड द गोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। रिचर्ड थर्ड में शेक्सपियर ने गोस्ट का यूज पहली बार किया हुआ है। इसके अलावा गोस्ट किस में आया हुआ है, आपका जो है हैमलेट में भी आया हुआ है। फिर उसके बाद है कि ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी है, ओनली थ्री ऑफ हिज प्लेज लव्स लेबर्स लॉस्ट, A Midsummer Night's Dream and The Tempest were written originally for private performance। ये सब किसके लिए लिखे गए थे, प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखे गए थे। ये ऑप्शन जो इसका डी है बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमुअल पेपिस ने शेक्सपियर के ड्रामा की काफी आलोचना की, कई ड्रामा को लेकर के उन्होंने आलोचना किया हुआ है, जिसमें से रोमियो और जूलियट को लेकर वो कहते हैं कि सैमुअल पेपिस कमेंट्स रोमियो एंड जूलियट द मोस्ट वर्स्ट दैट आई एवर सा इन माई लाइफ। जो रोमियो और जूलियट है यह सबसे वर्स्ट प्ले है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में देखा, दैट आई एवर सा इन
माई लाइफ, जिसको मैंने अपनी जिंदगी में देखा, यह सबसे वर्स्ट है। तो सैमुअल पेपिस ने क्या किया हुआ कि सैमुअल पेपिस का मतलब जॉन ड्राइडेन का जमाना। सैमुअल पेपिस डायरिस्ट है, हम सबको पता है, उन्होंने डायरी लिखा है, लंदन फायर का जिक्र किया है अपनी डायरी में। लेकिन वो शेक्सपियर के प्लेस को भी लेके आलोचना करते हैं, क्योंकि उस समय शेक्सपियर आउट ऑफ फैशन थे। शेक्सपियर की ट्रेजिडीज की जगह, प्लेस की जगह हीरोइक ट्रेजिडी या रिस्टोरेशन ट्रेजिडी आई थी, जिसका थीम लव एंड वैलर था। तो वो कहते हैं कि शेक्सपियर का जो प्ले रोमियो और जूलियट है, यह सबसे वर्स्ट है दैट आई एवर सा इन माई लाइफ। इसके अलावा द विंटर्स टेल, सिम्बेलिन, पेरिक्लिस एंड द टेम्पेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ रोमांसेस। तो ये जो रोमांसेस की एग्जांपल है, विंटर्स टेल है, सिम्बेलिन है, पेरिक्लिस है एंड द टेम्पेस्ट, ये चार प्ले आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज शेक्सपियर्स फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन। नो, ये गलत है। शेक्सपियर्स लॉन्ग नैरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस को इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन, उसको फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन कहा गया है। इट इज रिटन इन 6 लाइन्स स्टैंजा, 6 लाइन्स स्टैंजा में। तो 6 लाइन्स स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, हम सेस्टेट कहते हैं। एंड डेडिकेटेड टू WH, और यह किसको डेडिकेट किया गया, WH को डेडिकेट किया गया। हमें पता है WH उनके दोस्त का, कुछ लोग विलियम हर्बर्ट कहते हैं, कुछ लोग कुछ और वे में कहते हैं। इट इज अ लव पोयम, यह एक लव पोयम है, इंस्पायर्ड बाय मार्लोज हीरो एंड लिएंडर। और किससे इंस्पायर्ड थी, मार्लो के हीरो और लिएंडर से। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने वीनस और एडोनिस को लेके बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जब इस पॉइंट को पा रहे हैं तो केवल वही पॉइंट, वर्क जो है उससे रिलेटेड भी चीजें हैं। फिर वहीं पे मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि द रेप ऑफ लेक्रीज इज रिटेन इन 7 लाइन्स स्टैंजा। 7 लाइन्स स्टैंजा का मतलब राइम रॉयल या चासरियन स्टैंजा, एड्रेस टू WH, जो किसको एड्रेस किया गया है, WH, उन्हीं के दोस्त को। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट कई पॉइंट, मतलब ABC 6 पॉइंट प्लस अबाउट रेप ऑफ ल्यूक्रीज, वीनस एंड एडोनिस, और क्या क्या करके जो है मार्लोस का हीरो एंड लिएंडर, यू केम टू नो अबाउट दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज कोलोनियल स्पिरिट। ये मैंने बहुत पहले डिस्कस किया था, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट में आप क्या किया, द टेम्पेस्ट हैज कोलोनियल स्पिरिट कई बार पूछा जा चुका है, 2013 या 16 में किसी PGT वाले में भी आया हुआ है कि कोलोनियल स्पिरिट किसमें है। कोलोनियल स्पिरिट का मतलब आप जानते हैं कि बाहर से कोई आदमी जा करके वहां की किसी जो बॉर्न प्लेस है उस पर जाकर के वो क्या करता है कि वहां पे रूलिंग करने लगता है, वहां की कल्चर को तहस नहस कर देता है और अपनी कल्चर को सुपर इम्पोज करता है। तो ये चीज हम जो है किसमें देखते हैं, द टेम्पेस्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट है, जिसमें आप देखते हैं फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। Charlton calls the Shakespearean tragedy as the apotheosis of the soul of man। उन्होंने इसको क्या कहा है कि चार्लेटन ने इसको द एपोथियोसिस ऑफ द सोल ऑफ मैन कहा। किसको कहा है, शेक्सपियरियन ट्रेजिडी को। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गेटे सेड, गेटे ने कहा, क्या कहा, आई डू नॉट रिमेम्बर दैट एनी बुक आर पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ ईवर मेड सो ग्रेट इंप्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ना तो कोई बुक, ना ही कोई व्यक्ति जो है मेरी जिंदगी को इतना प्रभावित किया जितना कि शेक्सपियर के प्ले। ये बात किसने कही है, ये बात जो है गेटे ने कहा है। जॉन ड्राइडेन कहते हैं कि आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर। मैं जॉनसन को एडमायर करता हूँ लेकिन मैं शेक्सपियर को लव करता हूँ। और जॉन ड्राइडेन का एक और स्टेटमेंट था, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, जो मैं पहले करा चुका हूँ। हैजलिट कॉल्स शेक्सपियर, हैजलिट ने शेक्सपियर को कहा है द पोएट ऑफ नेचर। उन्होंने, हैजलिट ने ये बात कही, द पोएट ऑफ नेचर। डेविड डेचेज ने कहा है कि ही रिमेन द अनचैलेंज चैंपियन। वह अपने में क्या थे, अनचैलेंज चैंपियन। ये चीज ध्यान में रखिएगा, अनराइवल्ड और अनचैलेंज। अनराइवल्ड का भी ऑप्शन अभी आया था, मैंने आपको बताया हुआ था वहां पर। तो दो शब्द आपको ध्यान में रखना, अनराइवल्ड, अनराइवल्ड जिसका किसी से तुलना ना की जा सके, अनचैलेंज जिसका किसी को चैलेंज ना किया जा सके। ये अनचैलेंज का कॉन्सेप्ट किसका, डेविड डेचेस का कॉन्सेप्ट है। रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज शेक्सपियर बाय यूजिंग द फ्रेज अप स्टार्ट क्रो, सही है। सोल ऑफ द एज, द एप्लाज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज वाज सेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अबाउट शेक्सपियर, ये गलत है। यह स्टेटमेंट किसका है, यह स्टेटमेंट बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन ने उनके लिए 3 स्टेटमेंट, लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, अ ड्रामेटिस्ट फॉर ऑल एजेस करके, और उसके बाद जो है आपका जो ये वाला है
soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage was said by Dr. Samuel Johnson. No, not at all. बल्कि किसके द्वारा कहा गया है? बेन जॉनसन। आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय बेन जॉनसन, कंटेम्परेरी ऑफ शेक्सपियर, अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन एज 1603 से 1625। अभी मैंने जिक्र किया था। एंड पर एक्सीलेंस इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बड़े राइटर हैं। ही वाज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट। उसके अलावा लिखा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज हिज वेल नोन प्ले। ही यूज द फ्रेज माइटी लाइन्स फॉर द ब्लैंक वर्स यूज्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो in his plays. Walpole or the Fox and the Alchemist are his popular plays. So in this way you will come to know कि today I had taken what Shakespeare, उनका ज्यादातर स्टेटमेंट वगैरह उनके बारे में जो रहा है। और मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि शेक्सपियर पर 2 दिन मैं और टेस्ट करा दूं, क्वेश्चन की को मैं अब और बढ़ाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि उसी को बार बार रिपीट किया जाए, क्योंकि जब आंसर दिया है तो उसका सॉल्व आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है। जहाँ पे चीजें वहां पे ज्यादा ठहर के बात करेंगे, वरना थोड़ा सा और फास्ट लेके चलेंगे तो मैं चारों राइटरों पर भी इंडिविजुअली चीजें करा सकता हूँ। तो इन दिस वे वी हैव डन, और इसको हम लोगों ने किया हुआ है। या आपने जो राइवल के बारे में बोला ना, वो राइवल कौन? डेविड डेविड सेज ही रिमेन्ड द अनचैलेंज्ड चैंपियन। हु सेड राइवल? व्हेन वी टॉक अबाउट राइवल का अभी आया था वो चीज जो है, स्टेटमेंट इधर ही था, मुझे लगता है कि आई थिंक कि शुरू में ही था। दैट वाज सेड वी हैड गॉन इज जस्ट यहीं पे अनराइवल्ड का उनका, यू विल कम टू नो सर एडवर्ड एल्बर्ट का, या एग्जैक्टली एडवर्ड एल्बर्ट का वो कोटेशन था। एल्बर्ट ने उनको कहा था कि वो अनराइवल्ड स्टेटमेंट दिया गया था। मुझे लगता है कि मैंने वो नोट कराया था। दैट वाज एडवर्ड एल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखेंगे। एल्बर्ट शेक्सपियर इज अनराइवल इन लिटरेचर। ये चीज क्लियर हो गया। So remember that we all have done it, or now just I want to Excuse me, sir. Yeah, Excuse me, sir. Unrivaled का मीनिंग सर फिर से क्लियर कर दीजिए। अनराइवल्ड का मतलब कि